नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी के साथ ही बीजेपी के सरप्राइजिंग फैक्टर ने यूपी बिहार के राजनीतिक समीकरण में भी सेंधमारी की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद आने वाले 2024 के चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश और बिहार के तेजस्वी यादव के लिए राहें मुश्किल होना तय माना जा रहा है। बीजेपी की माइक्रो इंजीनियरिंग का लक्ष्य तय है। देश के 44% ओबीसी वर्ग में एमपी से सटे यूपी बिहार में यादव वर्ग की मजबूत भागीदारी पर पार्टी का निशाना है। अब देखना यह है कि बीजेपी की रणनीति और दांवपेच का अखिलेश और तेजस्वी क्या काट निकालते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। फैसला मध्य प्रदेश का, मगर क्यों परेशान अखिलेश? बीजेपी के एक तीर से कई निशाने। अखिलेश खेमे में हड़कंप। यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी की बढ़ेंगी मुश्किलें। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने साधे कई निशाने। बीजेपी आला कमान ने फैसला एमपी का लिया, मगर सियासी हलचल यूपी में महसूस हो रही है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं? मोदी और शाह की इस रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। एमपी के साथ साथ बिहार और यूपी के यादव वोटरों को साधने के लिए मोहन यादव को सूबे की कमान सौंपने का फैसला हुआ, और अब यही फैसला अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए दिलों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी बीजेपी ने एक बार फिर अपनी रणनीति से सभी पॉलिटिकल पंडितों के गणित को धाराशाही कर दिया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर बीजेपी ने एक तरफ जहां यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने विस्तार का जो ख्वाब देख रही है, वो भी इसके जरिए धाराशाही होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 पर है बीजेपी का फोकस। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत को बीजेपी का आला कमान लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहता है। इसीलिए पार्टी ने पहले छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम को लेकर चौंकाया और फिर मध्य प्रदेश की कमान यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को देने का फैसला किया। यादव वोट बैंक की ताकत और अखिलेश की परेशानी की वजह समझिए कि आखिरकार अब तक यादव वोटर के सहारे अखिलेश की सियासत की साइकिल यूपी में दौड़ती रही, मगर क्या इस एक फैसले से साइकिल पंचर भी हो सकती है? दरअसल कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है। बीजेपी की माइक्रो इंजीनियरिंग को लेकर और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरप्राइजिंग फैक्टर को लेकर दोनों ही राज्यों यानी कि यूपी और बिहार में भी अब राजनीतिक गलियारों में खलबली की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और साथ ही साथ बिहार में तेजस्वी यादव बीजेपी के इस दांवपेच की क्या काट निकालते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यदि देखा जाए तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले हमारे साथ नीरज दीक्षित बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, जिस तरह से मोहन यादव के जरिए यूपी बिहार में भी यादव वर्ग और खासतौर से ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद बताई जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज बड़ी खुशी का दिन है कि तीनों राज्यों में आज जब बहुत ही भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करवाने जा रही है। यहाँ पे कई प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं जो कहते थे कि मोदी लहर खत्म हो गई है, मोदी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्रियों ने काम नहीं किया है, हमने ही सिर्फ काम किया है, इस देश के अंदर सिर्फ हमारी पार्टी है जिसने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दावेदार नहीं जीत कर आएगा।
परंतु आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के लोगों ने इन लोगों को दिखा दिया इनका आईना कि असलियत में जो जनता की जो जिम्मेदारी निभाती है वो भारतीय जनता पार्टी ही निभाती है। तभी उनके मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि कोई भी पहले से तो चलता आ रहा है उसी के परिवार का एक जन बनता जाएगा या वही कंटिन्यू चलता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता जिस जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने बैठक करता है और बैठक करने के बाद निश्चय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। नीरज जी, ये ठीक कह रहे हैं आप। नीरज जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और तमाम जो फैसले लिए जाते हैं वो दूरगामी सोच के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो इस बात से क्या आप इनकार करेंगे कि 2024 के समीकरण को देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है? देखिए, समीकरण तो होते ही है हर पार्टी की। समीकरण में अगर नहीं बनेंगे तो आगे की राजनीतिक पार्टियों को हम कैसे टक्कर दे पाएंगे। हर पार्टी अपना जो भी राजनीति करती है वो समीकरण अपने बनाती है। परंतु हम शुरू से कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कोई परिवारवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि हमारे परिवार से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। माननीय मोदी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को कोई सोचता है कि हमारे बिना पार्टी नहीं चल पाएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी। एक एक करके हर कोई अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। कल को ये कोई नहीं बोल सकेगा कि हमें मौका मिला होता तो हम पार्टी को इस लेवल पे ले जाते। आज कार्यकर्ता बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने खुश है और दूसरे पार्टी के भी कार्यकर्ता देख करके पछता रहे हैं कि काश हम भारतीय जनता पार्टी में होते तो हमें भी मौका दिया गया होता, हम भी आज कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पे बैठे होते। परंतु उनकी मजबूरी ऐसी है कि अब वो लोग फंस चुके हैं, ना वो इधर के ऊपर है ना उधर के ऊपर है। ठीक है नीरज जी, लेकिन अब राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद अगला लक्ष्य 2024 है और इसके लिए टारगेट यूपी और बिहार है। देखिए, यूपी बिहार बिल्कुल है। लोग भी कहते हैं, जनता भी कहती है कि जो प्रधानमंत्री का रास्ता होता है वो यूपी बिहार होते हुए पूर्वांचल होते हुए ही जाता है। तो हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी करती है। परंतु अब देखने की बात यह है कि अब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो INDI गठबंधन के नेता हैं, अब वो क्या करेंगे। उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हाथ दी कि हम जो अभी आपका ये उपचुनाव हुए थे हम उसमें जीत करके आए, अब इसकी लहर खत्म हो गई है। दलित पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रही है, महिलाओं को नहीं पूछ रही है, युवाओं को नहीं पूछ रही है। साफ संदेश आ गया ना कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि जिसकी जीत निश्चित है और आने वाले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः 2024 में प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग की जो बात की जा रही है, MP, यूपी और बिहार को मिलाकर 2024 की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, यदि मुख्य तौर पर यादव वर्ग को देखा जाए, मोहन यादव जिस वर्ग से आते हैं उसको यदि देखा जाए तो तमाम जो आपके इलेक्शन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना और नीति की वजह से आपके साथ हर वर्ग जुड़ा है। लेकिन माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वर्ग है वो पार्टी से छिटक कर बहुत कम ही इधर उधर देखता है। तो ऐसे में क्या अब कोशिश की जा रही है कि उस वर्ग में भी कहीं ना कहीं उस वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए? देखिए, ये भ्रांतियां फैलाई जाती है कि यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो समझने वाली बात है, यूपी में 2-2 बार हमने सरकारें बना ली। कैसे बना ली? बिना किसी समाज के हमने सरकारें बना ली क्या? हर समाज का अपना अपना प्रभाव होता है, हर समाज अपने अपने हिसाब से वोटिंग करता है। और आज अगर हम सत्ता में हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे यादव भाइयों की, यादव समाज के भी लोगों की भागीदारी है, उसमें हमारे मुस्लिम भाई बहनों की भी भागीदारी है। हम ये कहने वाले कोई नहीं होते हैं कि उस समाज ने हमें वोट नहीं दिया या उस धर्म के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। हमें सबने वोट दिया, हमें सबने समर्थन दिया। सबके साथ सबके प्रयास और सबके विश्वास के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आज सरकारें बना पा रही है। अन्यथा अगर कोई हम बोलते कि हम एक ही समाज का हम वोट पा करके और एक ही समाज का कल्याण करेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। नहीं, वो तो आपकी रणनीति भी नहीं है, वो तो आपकी रणनीति भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सपा सुप्रीमो PDA की नीति लेकर चल रहे थे, PDA को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं उसकी काट तो नहीं निकालने की कोशिश की गई?
नहीं नहीं, ये देखिए वो उनका काम है जाति में बांटना, जातिगत आरक्षण के लिए जातिगत जनगणना करवा दो, तो कभी धर्म में बांटने का काम वो लोग करते हैं कि स्टेज पे आपने कई बार के नेताओं को देखा है कि बोलते हैं खुलेआम कि हमें मुस्लिमों का वोट है, हमें मुस्लिम भाई बहनों का वोट नहीं मिला, इससे हम लोग नहीं जीत पाए। ये केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी बोला था। भारतीय जनता पार्टी के नारा ही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबके विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि हम अकेले एक जाति या एक धर्म को लेकर के चलेंगे और हम लोग सरकार बना लेंगे। माननीय मोदी जी ने सबके लिए योजनाएं लेकर के आए हैं, सबकी योजनाएं धरातल पे ठीक है, चलिए मान भी लेते हैं नीरज जी, चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन मोहन यादव को जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीएम बनाया गया है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय जिस तरह से साय समाज से आते हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि 2024 में इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए बिल्कुल मिलेगा। हमने अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया है तो हमें फायदा तो मिलेगा ही ना। कार्यकर्ता भी तो खुश होंगे ना कि चलो हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए हर समाज का नहीं, कार्यकर्ता से ज्यादा एक विशेष वर्ग का जो बना है वो भी समीकरण तो आप साध रहे हैं ना, एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं ना। नहीं नहीं, देखिए विशेष वर्ग को लेकर के हम लोग एक ऐसा कोई हमारे दिमाग में नहीं है कि हम एक विशेष वर्ग को बना देंगे तो उनका ही वोट सिर्फ हमें मिलेगा। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी विशेष के तौर पे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। पार्टी ने निर्णय किया है, विधायक दल के नेताओं ने निर्णय लिया है, उसके कारण ही आज जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वो लोग जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है, मैं आपकी बात को भी मानता हूँ कि वो जो समाज के लोग हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। जो विपक्षी दल मुद्दा उठाते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक समाज की पार्टी है, सिर्फ एक धर्म की पार्टी है, आज उन लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं, वो लोग बिल्कुल चुप हो गए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, बताइए जी। अशोक तिवारी जी, नीरज जी तो कह रहे हैं कि ताला लग गया है और ये जिस तरह से मोहन यादव का एमपी का सीएम बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है 2024 में? देखिए जनता पूरी तरह समझदार है, जनता सब समझती है सारी चालें, और कहीं से किसी को भी अपॉइंट कर दें, मनोनयन कर दें, बना दें, सबको पता है कि कठपुतली मुख्यमंत्री कौन होता है, हर कोई जानता है। ठीक है, इनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में तो इनको पिछड़ा और दलित ने जो है पूरा सबक सिखाया है घोसी में, और अभी आने वाले आम चुनाव में 24 में और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने जो आरक्षण का हक मारा है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं और आज इनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार से आरक्षण में कोटे को जो है ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, तो उससे जो है जनता समझ रही है बहुत अच्छी तरह से। पीडीएफ पूरी तरह तैयार है इनको उखाड़ने के लिए पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पूरे देश में आज माननीय अखिलेश यादव जी की जो छवि है राष्ट्रीय स्तर पर है। और नहीं, लेकिन अशोक जी ये दावा तो आप विधानसभा चुनाव में भी कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो नतीजे बिल्कुल उलट है। देखिए विधानसभा चुनाव में कैसे केन प्रकारण क्या हुआ उस पर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आज तस्वीर एकदम साफ है कि आज जनता इनके छलावे को पूरी तरह समझ चुकी है। जो छल रहे हैं ये इनका भंडाफोड़ हो गया है भाजपा का। नहीं, आप डिस्कस करिए ना, क्या केन प्रकारण क्या बोल रहे हैं आप, डिस्कस करिए ना। नहीं 22 में बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी हारी थी। अब वो उसमें क्या कारण था इस पर डिस्कस करने का समय नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है 24 में पूरी तरह से नहीं, लेकिन पिछले लोकसभा में तो 80 में से 5 ही सीट मिली थी ना आपको अशोक जी। अरे लोकसभा का कहाँ तक आप 19 और 14 भूल जाइए, 14 और 19 में इनका झूठ का पुलिंदा चल गया था। और 22 में 22 में तो कुछ नहीं चला। 22 में तो टफ फाइट हुई थी जिसमें जो है ये किसी तरह से इन्होंने अपना मैनेज किया था बनाने का। और 24 में पूरी तरह से जनता बिल्कुल उबल रही है, महंगाई की बात कीजिए ना, बेरोजगारी भरी हुई है, किसान जो है मजबूर है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की हालत खराब है। जनता मूल मुद्दों पे भटकने वाली नहीं है और मूल मुद्दा पर चुनाव होने जा रहा है जिसमें मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। अंदर मोदी जी और पूरी पार्टी इस बात को समझ भी रही है और इस बात के लिए बिल्कुल ही परेशान है और तरह तरह के उपाय सोच रही है, लेकिन उसके उपाय काम नहीं आने वाले हैं। जनता के काम करने का उपाय ही एकमात्र होता है। झूठ का पुलिंदा खुल चुका है
बाहर आ चुका है और पीडीए एनडीए को हराएगा। ये सच्चाई है। उसी के बंदोबस्त में कितना भी उपाय कर लें, लेकिन जनता जानती है कि भाजपा में जो भी किसी भी जात का कुछ बना देंगे, लेकिन जब उस जात के लिए काम ही नहीं कर पाएगा, अशोक जी काम ही नहीं कर पाएगा तो आरक्षण का ऐसे हालत में जनता उसको मतदान करेगी जो है पीडीए का काम करेगा, जो कमजोर वर्ग का काम करेगा। सवर्ण की बात है, कानपुर में किस तरह से गरीब सवर्ण की माँ बेटी को जला दिया गया। किसी को बख्शा नहीं है इन्होंने, न पिछड़ों को बख्शा है, न दलितों को बख्शा है, न कमजोर सवर्णों को बख्शा है, न अल्पसंख्यकों को बख्शा है। इन्होंने तो जनता को तबाह बर्बाद करने का हर हथियार नहीं, तो इसका मतलब है आपको बीजेपी की इस रणनीति से कोई खतरा नहीं है। माफ किया है इन्होंने, चंद पूंजीपतियों का लोन माफ किया है, किसानों का कर्जा माफ करने का इनका विचार ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि भाजपा जो है इस समय झूठ के पुलिंदे के आधार पर काम जो करती आई है 14 में, वो पूरी तरह से आज पर्दाफाश है। अच्छा ठीक है अशोक जी, आपको क्या लगता है आपके लिए कोई चुनौती नहीं है? तैयार अशोक जी, कोई चुनौती, अरे इनके इस तरह से ये जो है इनके जो कुछ भी ये दिखावा छलावा कर रहे हैं उस पर 10 वोट नहीं पाने वाले हैं किसी भी समाज का। अच्छा आज ठीक हालत ये है कि ये कठपुतली, ठीक है, तो 80 में से कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं अशोक जी? 80 में 80 सीटें हम भाजपा को हराने के लिए कमर कस के तैयार हैं और हम अपने जो है गठबंधन के साथ में जो हमारे साथ अभी गठबंधन में है नीरज जी जवाब दीजिएगा और इंडिया गठबंधन के तहत हम उनको नीरज जी जवाब दीजिएगा, ऐसे में आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। राहुल गांधी भूल जाएंगे पूरे देश में आगे फैसले की वोट मिल जाए। भाजपा की विदाई तय है और माननीय जी के नेतृत्व में। ठीक है अशोक जी जवाब लेने दीजिएगा। नीरज जी तैयार है। ठीक है नीरज जी जवाब दीजिएगा। यहाँ तो कहीं कहा 54% को, कहा 44% को आप टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 में से 80, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं तो बोल ही रहा हूँ दिवाली जी तो 80 में 100 सीटें भी जीत सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता है, जैसे राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं वैसे ये लोग भी कुछ भी बोलते हैं। अपना बैठ करके जब इसी चैनल पे तिवारी जी बैठा करते थे मेरे साथ और इनके अन्य पार्टी दल के मेरे प्रवक्ता भाई भी बैठते थे, तो यही मैं चैलेंज करते थे बैठ करके कि आप देखिएगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो ओबीसी समाज है, इनसे बहुत नाराज है। देखिए मध्य प्रदेश का खेल कांग्रेस ने खराब किया है। देखिए अभी भूल में न रहिए, नरम चारा खाया है आपने नरम चारा खा लिया है। आप कांटे के बारे में पढ़ेंगे माननीय कांटे चलाएंगे आप, पूछेगा नहीं आपके कि आपको वोट मिल जाए। आरबी उपाध्याय जी पूरे राष्ट्रीय ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास अशोक जी, आती हूँ आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीएम बनाया है, अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी और बिहार में भी यादव वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के द्वारा की जा रही है और सोशल इंजीनियरिंग की जो बात करते हैं उसकी शुरुआत बीजेपी ने यहाँ से करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि यह फॉर्मूला चल पाएगा? देखिए अभी कहना जल्दबाजी होगी। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, उनका अपना कद है, लालू यादव हैं, उनका अपना कद है, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां चाहे सपा हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये दोनों परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही पार्टियां, परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। तो जो एक वर्ग विशेष है यादव, उसका भी भ्रम टूटा कि ये तो सिर्फ परिवार के लिए हैं, परिवार से बाहर सोच नहीं पाते, परिवार से बाहर निकल नहीं पाते। तो वो एक जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश यहाँ बीजेपी ने की है जी। लेकिन ये कहें कि भाई नहीं बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, जल्दबाजी होगी। अभी 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, उसमें पता लगेगी। लेकिन कोई कद्दावर नेता यादव नहीं, लेकिन आरबी उपाध्याय जी एक छोटा सा सवाल और है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी यादव को ये जिम्मेदारी दी गई। बाबूलाल गौर जी भी पहले थे, लेकिन वो गौर लगाते थे तो सीधे नाम का जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ता था। क्या मोहन यादव सीधा जो नाम है वो प्रभावित कर पाएगा वोटर्स को? देखिए मैंने फिर वही कहा कि अभी जल्दबाजी है, ये कह देना कि भाई मोहन यादव प्रभावित करेंगे और बिहार का और उत्तर प्रदेश का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, जल्दबाजी होगी। प्रियंका मैंने देखा है
यादव परिवारों में मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी हुई मिलेगी आपको ड्राइंग रूम। और वो जो संबंध है, जब मैंने बात की कई परिवारों से, उन्होंने कहा यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ भी आए थे, वो हमारे घर पर आए थे जी। तो वो जो संबंध है वो इतना पुराना संबंध है कि उसे इतनी जल्दी नकारा नहीं जा सकता। मुलायम सिंह यादव की जो कार्यशैली थी वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी और अलग थी। वो मिलते थे जाति में, बिरादरी में, सबके यहाँ जाते थे और संबंधों को, वो जो संबंध है उनको सिर्फ नाम से नहीं झुठलाया जा सकता या ठीक है नीरज दीक्षित जी, संभव नहीं है। नीरज दीक्षित जी, उपाध्याय जी का कहना है कि वो जो संबंध है और जो पुराना नाता था नेताजी का, उसको डिगा पाना इतना आसान भी नहीं है यूपी में। देखिए, मैं इस चीज को मानता हूँ, हो सकता है कि नेताजी थे, समाज का ध्यान रखते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का ध्यान रखना नेता का ही काम होता है। नेता तभी बनता है जब वो अपने लोगों का ध्यान रखता है। परंतु जो पार्टियां सिर्फ एक अपने समाज, अपने एक केवल धर्म, इतने तक सीमित रह गई है, वो पार्टियां कभी भी विकास का काम नहीं कर पाई है। विकास का काम तभी होता है जब उसमें सभी समाज के लोग एक साथ नहीं, लेकिन धर्म और जाति की जरूरत तो आखिर आपको भी पड़ रही है ना। धर्म की बात तो आप भी करते हैं ना। राम मंदिर का मुद्दा लेकर भले ही राम मंदिर आपके एजेंडे में रहा हो, लेकिन आप उससे चुनाव में भुनाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ेंगे ना। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर बनाना जनता ने हम पे विश्वास किया था, इसीलिए हमें वोट भी मिले थे। इसमें कोई दो राय थोड़ी। हम सभी वर्ग ने हमें हमारा साथ दिया था ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी वर्गों ने हमारा साथ नहीं दिया था। सभी वर्ग के लोग एक साथ आए थे, उन्होंने हमें वोट नहीं तो दिया फिर नीरज जी फिर दूसरी पार्टियों पर आरोप क्यों लगाना है जब आप भी वही काम कर रहे हैं? आप धर्म का भी काम कर रहे हैं, आप जाति समीकरण भी साधने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के लिए। चाहे फिर आप उसे सोशल इंजीनियरिंग कह ले और सपा उसे पीडीए कह ले। देखिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जब भी कोई मोदी जी योजना लेकर के आ रहे, देखिए राम मंदिर हमारा एक मुद्दा था शुरू से, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब मोदी जी कोई भी जब वहाँ पे आज की डेट में मंदिर बनेगा, तो क्या वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई बहन लोग वहाँ पे बैठ के अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे? क्या उन सड़कों पे नहीं चलेंगे? आज वहाँ पे अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो क्या उन सड़कों पे केवल एक पक्ष के लोग चलेंगे, दूसरे पक्ष के लोग नहीं चलेंगे? क्या उनकी वहाँ पे अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी? नहीं, नीरज दीक्षित जी, प्रचार तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। आप मंदिर बनवाइए, आप प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, लेकिन उसका डंका भी तो आप ही पीट रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि मुद्दा हमारा था ना। हम लोग केंद्र की जब सरकार बनानी थी तब लोगों के बीच में गए थे, हम लोग राम मंदिर भी बनवाएंगे, लोगों ने विश्वास नहीं। तो फिर आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास को आप ही तो सेकेंडरी रखते हैं ना। आप पहले राम मंदिर रखते हैं, उसके बाद अयोध्या के विकास की बात करते हैं। नहीं। देखिए, राम मंदिर अगर जहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे विकास भी तो हो रहा है ना। आज वहाँ पे जाके देखिए, रेलवे स्टेशन कितने भव्य तरीके से बना दिया गया है। वहाँ की सड़कों को जाकर देखिए कितने भव्य तरीके से कितना चौड़ाकरण किया जा रहा है। वहाँ पे दुकानों को सजाया जा रहा है अच्छे तरीके से। वहाँ की सरसू नदी को देखिए कितने भव्य तरीके से सजाया गया। क्या ये विकास नहीं है? क्या केवल एक राम मंदिर बन गया, उसका ढांचा खड़ा हो गया और केवल मंदिर बन गया? ये नहीं है हमारा मानना। हमारा मानना है कि उसके क्षेत्र के आसपास की जितनी चीजें वो सब विकास के दायरे में आएंगी ना। मंदिर बनना एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का विकास होना वो भी तो एक मुद्दा है ना। मंदिर बना लेकिन उसके साथ साथ विकास भी हुआ, ये हम कहना चाह रहे हैं। यूपी के अंदर आप देखिए, काशी विश्वनाथ में जाकर के देखिए, वहाँ की पहले जो मंदिर हुआ करता था, आज की डेट में जो मंदिर है, वहाँ पे कितना फर्क आया है। वहाँ पे कितने अच्छे से लोग जाकर के अच्छे से अपना लाइन में लग करके दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे भगवान के नमस्ते कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, विकास कार्य में आता है मंदिर एक अच्छे से बनाना और उसके बाद आसपास अशोक को अच्छे से विकास। अशोक जी, नीरज जी का कहना है कि विकास करते हैं, मंदिर उनका मुद्दा है, लेकिन विकास जो है, विकास की वजह से सभी जो समाज और वर्ग है वो उनके साथ जुड़ने का काम करेंगे। देखिए प्रियंका जी, बहुत चंद शब्दों में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी विकास नहीं किया है। जो विकास अखिलेश जी ने किया था उसको भी कमजोर खराब कर दिया है। आज हालत यह है कि ये प्रदेश की जनता जानती है अच्छी तरह से। और जहाँ तक पीडीए का सवाल है, इस समय दलित और पिछड़ा, जो कि इनको पिछड़े ने काफी वोट दिया था 14 में 19 में, आज पिछड़ा वर्ग का वोट ये आंख में लगाने को नहीं पाएंगे। आज पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से इनसे छला गया है।
पिछड़ा वर्ग पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में इनसे दूर हो गया है। दलित वर्ग भी समाजवादी पार्टी को अपनी कुर्सी में छोड़ करके वोट दिया है। सवाल इस बात का है कि कमजोर समाज भी इनसे दूर जाने लगा है। देश की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, व्यापारियों को अपना कारोबार करना मुश्किल हो रहा है, किसानों को अन्न पैदा करना मुश्किल हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैला करके और ये चाहते हैं कि इनकी वाहवाही हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। और उत्तर प्रदेश पूरे देश में महंगाई की जो मार है, बेरोजगारी जिस तरह से लबालब भरी हुई है, जिस प्रकार से जो है जनता त्राय कर रही है, गैस कितना महंगा मिल रहा है। ठीक है नीरज दीक्षित जी, नीरज दीक्षित जी, एक अंतिम सवाल। ठीक है अशोक जी, अशोक जी, प्रियंका जी पूछिए 5 किलो अशोक जी, अशोक जी, समय इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। नीरज जी बहुत धन्यवाद, अशोक जी बहुत धन्यवाद, आरवी उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का ऐलान कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा इसे बताया जा रहा है और इसके जरिए 2024 पर निशाना साधा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर क्या समाजवादी पार्टी की पीडीए या फिर बिहार की यदि बात करें तो तेजस्वी यादव की कोई रणनीति हावी होती है या नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब होती है या नहीं होती है, ये 2024 के नतीजे ही बता पाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में तय खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।